नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी, एमटीएस एवं हवलदार के लिए जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, उसी की तैयारी के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाया गया है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो दोस्तों आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये सारे कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़कर दोस्तों पीडीएफ फ्री में पा सकते हैं। आपके लिए दोस्तों एमटीएस की तैयारी के लिए हमने पूरी दिल और जान लगा दी है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपके लिए पीडीएफ तैयार की जाती है, प्रश्नों को छाट के लाया जाता है एवं बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाया जाता है। मॉक टेस्ट की व्यवस्था की जाती है एवं दोस्तों प्रत्येक दिन यूट्यूब चैनल में दोस्तों 2 से 5 प्रश्न दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में आपके जीके के सेशन को दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाले जाते हैं। टेलीग्राम में भी दोस्तों क्यूज की व्यवस्था की गई है। आप चाहे तो ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा दोस्तों। वहाँ दोस्तों आपकी तरह कई साथीगण पहले से जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप टेलीग्राम से जुड़ कर पीडीएफ पा सकते हैं, ताकि वहां से आपका अच्छा रिवीजन हो सके। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी जीके के सेशन की। और हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों दूसरे सब्जेक्टों की भी टाइम टाइम पे आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर, और अपने दोस्तों तक भी इसे एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी शुरू में ही इससे जुड़कर अपने तैयारी को मजबूत कर सके। कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स में है या फिर रिलेशनशिप में है, आपके फ्रेंडशिप में है दोस्तों, तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह से वर्क करते रहें। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस से इस प्रश्न को लिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले किया था। उसके बाद दोस्तों 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 1947 को पाकिस्तान आपका विभाजन हो गया भारत से। और उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत भी अंग्रेजों के 200 वर्ष के शासनकाल के बाद अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ के दोस्तों जीत पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले मुस्लिम लीग ने 40 ईस्वी में दोस्तों भारत विभाजन की मांग की थी। और दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी प्रश्न बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी। दोनों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विभाजन की बात जो की थी 1940 ईस्वी में की थी, और सब उसकी जो स्थापना हुई दोस्तों मुस्लिम लीग की 1906 ईस्वी में हुई। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या दूसरा में है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दोस्तों विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक विटामिन गाजर में पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपकी आंखों में सूजन होने लगती है, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए दोस्तों खूब गाजर खाइए और अपने स्वास्थ्य में, अपने शरीर में विटामिन ए को दोस्तों बराबर मात्रा में रखें, संतुलित मात्रा में रखें। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी जान लीजिए एकमात्र विटामिन कौन सा है, एकमात्र विटामिन कौन सा है जो सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है दोस्तों? तो है आपका विटामिन डी। विटामिन दो दोस्तों सूर्य की रोशनी होने वाला एकमात्र विटामिन है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद जी ने इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा में कहा जा रहा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि आपका हो जाएगा गुरुमुखी। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों देवनागरी हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी दोस्तों? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, और वहीं पंजाबी भाषा की लिपि पूछा जाए तो दोस्तों गुरुमुखी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 5 है आपका, दूध से क्रीम
दूध से क्रीम दोस्तों किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई सारे परीक्षा में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न है आपका दूध से क्रीम। दूध से क्रीम दोस्तों आपका अपकेंद्रीय बल द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन से बल द्वारा दोस्तों? अपकेंद्रीय बल दोस्तों। यहाँ आपके साइंस से प्रश्न हैं, यहाँ आपके दोस्तों साइंस से प्रश्न है दोस्तों। दोनों ही प्रश्नों को मिला के आपके लिए दोस्तों मिसलेनियस टाइप के प्रश्नों को लाया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी आपके साथीगण एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी अपनी तैयारी को दोस्तों स्ट्रॉन्ग कर सके। प्रश्न संख्या 6 देख सकते हैं आप लोग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ? तो चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चीन इसका बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 है आपका, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी के रूप में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। इसके विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है दोस्तों कि प्रथम विदेशी जो थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। भारत रत्न दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों? भारत रत्न। भारत रत्न मिलने की शुरुआत कब से हुई? इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा दोस्तों। हम चाहेंगे कि आप पहले कमेंट में इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें भारत रत्न की आरंभ जो हुई दोस्तों 1954 से हुई। भारत रत्न मिलने का जो शुरुआत हुआ है दोस्तों 1954 से हुआ। और उसके साथ साथ भारत में प्रथम बार जो दोस्तों महिला को भारत रत्न मिला वो थी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी। प्रथम भारतीय महिला दोस्तों जिसे भारत रत्न मिला वो हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 8वां आपका यहाँ है, देख सकते हैं आप यहाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है आपकी कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए दोस्तों? कपास की खेती के लिए। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों रेगूर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है, आप इसे भी याद करते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाए आपके प्रश्न कहीं से भी ना छूटे। काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल के रूप में जिसे उगाया जाता है वो कपास है। इसलिए दोस्तों आप साथ ही साथ ये भी जानें कि काली मिट्टी को काली कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में देख सकते हैं आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट थी। हालांकि यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, दोनों ही प्रश्नों को आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी दोस्तों कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले चले गया था। यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सारे एग्जामों में ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन ले जाने वाले जो स्वदेशी आक्रमणकारी थे, जो अपने विदेशी आक्रमणकारी थे सॉरी दोस्तों, वो कौन थे? नादिर शाह थे। कौन थे दोस्तों? नादिर शाह थे, जिन्हें दोस्तों ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहाँ का? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। म्यूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा को ले जाने वाले विदेशी जो थे दोस्तों नादिर शाह थे, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? नादिर शाह को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन दोस्तों नादिर शाह को कहा जाता है, जो कोहिनूर हीरा के साथ साथ म्यूर सिंहासन दोस्तों अपने साथ लेके चले गए थे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप प्रश्नों को पढ़ के समझ सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रश्नों को देख के समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला जो दोस्तों आपका अरावली पर्वतमाला है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों आपको बता दें लगभग 71% हमारे धरती में दोस्तों जल है। मात्र 29% दोस्तों स्थल है। मात्र 29% क्या दोस्तों स्थल है, जिसमें हम और आप विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ निवास करती हैं, जानवर, ठीक है दोस्तों। लेकिन 71% जल में दोस्तों जलीय जीव निवास करते हैं। दोस्तों जल की अधिक मात्रा के कारण पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नीला ग्रह। 71% दोस्तों और 29% में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोस्तों। 71% जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 14 है आपका, भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा दोस्तों किस देश से लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था आपसे यदि पूछ लिया जाए तो 1971 ईस्वी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था दोस्तों 1971 ईस्वी में हुआ था, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 15 है आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में दोस्तों बृहस्पति है। और इसके अपोजिट में यदि पूछ लिया जाए सबसे छोटा ग्रह दोस्तों तो आपका बुध हो जाएगा। काफ़ी इजी है दोस्तों दोनों प्रश्न। बृहस्पति ऐसे लिखावट में भी बड़ा है तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, और बुध दोस्तों लिखावट में भी छोटा है तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। उसके अलावा दोस्तों चमकता हुआ तारा दोस्तों शाम का तारा या भोर का तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र दोस्तों। कौन सा? शुक्र हो सही उत्तर हो जाएगा इसका। शुक्र ग्रह दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ प्रश्न बनते हैं। क्योंकि दोस्तों शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, और सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आठों ग्रह, हमारे सौरमंडल का जो 8 ग्रह है दोस्तों, उस आठों ग्रह का नाम कमेंट जरूर करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा दोस्तों कि आप एग्जाम की तैयारी किस स्तर पे जाके कर रहे हैं। क्या सचमुच दोस्तों आप मन और दिल से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो ज़रूर आठों ग्रहों के नाम क्रम से दोस्तों बढ़ते आकार के क्रम में दोस्तों या दूरी के क्रम में दोस्तों जरूर लिखेंगे। दोनों में से कोई एक क्रम में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बहुत ही हम्बल रूप से आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, कम से कम इतना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आप मन और दिल से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों जॉब लेने की आशा रखते हैं, तो इतना कुछ आप जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। 16 है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है दोस्तों, अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है और बिहार के आसपास के इलाकों में दोस्तों बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। इसलिए कोसी नदी का उपनाम बिहार का शोक नदी रखा गया है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? भारत दोस्तों, तो भारत का शोक नदी दोस्तों कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक नदी के रूप में जाना जाता है। दोनों ही प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप समझ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि टेलीग्राम में आप ये सारे PDF पाने के लिए ग्राम में आप PDF पाने के लिए दोस्तों हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। ये सारा कुछ PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। आप
डिस्क्रिप्शन से कीजिए, उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिलेगा। दोनों जगह आप जुड़ जाइए। ग्रुप में जुड़ के दोस्तों आप अपने साथियों से वार्तालाप कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को, अपने चर्चा को दोस्तों, अपनी तैयारी को उन तक शेयर कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों, और उनकी तैयारी के बारे में जान सकते हैं दोस्तों। और चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपके लिए क्यूज की प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए दोस्तों क्यूज डाली जाती है और पीडीएफ दोस्तों प्रतिदिन डाली जाती है, और यूट्यूब में जो क्लासेस ली जाती है दोस्तों उसका भी लिंक वहाँ पे आपको दे दिया जाता है। तो दोनों जगह से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर भी प्रत्येक दिन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जीके के प्रश्नों को दिया जाता है, एवं दोस्तों आपके डेली क्लासेस ली जाती है वीडियो के रूप में दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 को देखने के बाद आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है आपको कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए दोस्तों, गैस लीकेज जो हो जाती है उसका पता लगाने के लिए उसमें गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है दोस्तों। उसमें गंधयुक्त पदार्थ को मिला दिया जाता है ताकि कोई भी दुर्घटना न घट सके। तो दोस्तों उस पदार्थ को मिलाया जाता है, किस पदार्थ को मिलाया जाता है दोस्तों, उस पदार्थ का नाम क्या है? तो उस केमिकल का नाम है दोस्तों इथाइल मरकेप्टन। इथाइल मरकेप्टन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। क्या करने के लिए, सर्वप्रथम बता दें आपको कि यदि दोस्तों गैस बाय चांस में दोस्तों बाय चांस गैस के पाइप से या गैस सिलेंडर से कोई दुर्घटना के कारण या कोई चोट खाने के कारण उसमें लीकेज आ जाती है, तो दोस्तों उसके पता लगाने के लिए उसमें मिथाइल मरकेप्टन एक गैस का मिलावट कर दिया, एक गैस का मिलावट कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि जब भी गैस लीकेज हो तो उसमें दुर्गंध आए और उस लीकेज का पता लगाया जा सके बिना किसी दुर्घटना के पहले दोस्तों। कोई भी दुर्घटना जिससे नहीं घटेगा तो मिथाइल मरकेप्टन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों प्रश्न से रिलेटेड बातों को अगर याद रखेंगे तो ऑप्शन देख के आप प्रश्न को सही करके आ सकते हैं। इसी उम्मीद पे दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, स्किप नहीं कीजिएगा। कुछ भी बातें स्किप कीजिएगा दोस्तों वहाँ जाके आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा कही गई हर बातों में दोस्तों कुछ ना कुछ पॉइंट्स होती है, कुछ ना कुछ तात्पर्य होता है बात का दोस्तों। तो आप उसे भी गौर से सुनेंगे और दोस्तों सच्चे स्टूडेंट के नाते अच्छे से नोट भी करते चलेंगे। पीडीएफ के खातिर आप टेलीग्राम में जुड़ ही जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? दोस्तों आपको बता दें हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है दोस्तों। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। इसकी मात्रा जो है दोस्तों 78% है। कितने प्रतिशत? अकेले वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन 78% मात्रा लेके हैं दोस्तों। यदि पूछा जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो आप नीचे देख लीजिए, ऑक्सीजन अर्थात O2 की मात्रा जो है दोस्तों वो है आपका 21%। कितना प्रतिशत दोस्तों? 21%। लेकिन दोस्तों आपको ये भी नहीं पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा CO2 की मात्रा दोस्तों। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्रा दोस्तों आपसे पूछी जाती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है दोस्तों 0.03% है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इसे याद रखेंगे जरूर। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन दोस्तों 21% है। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप, कोणार्क का सूर्य मंदिर। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा। ओडिशा के पुरी में, कहाँ पे दोस्तों? पुरी जगह का नाम है। ओडिशा के पुरी में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों, क्या चीज़? कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद करते चलेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, किस देश से अलग होकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दोस्तों आपको बता दें भारत। हालांकि यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में दोस्तों एक ऑप्शन पाकिस्तान दे दे और भारत ना दे तो आप पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1947 में भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना था। भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान अलग देश बना था। और दोस्तों 1971 ईस्वी में बांग्लादेश पाकिस्तान के गलत नियमों से तंग आकर अलग देश बन गया, लेकिन प्रारंभ में ये भारत का अंग था दोस्तों। पाकिस्तान नाम की कोई देश नहीं थी। तो आप भारत याद रखेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पाकिस्तान भी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि ऑप्शन में भारत ना रहे, आपका ऑप्शन में भारत ना रहे, तब आप दूसरे ऑप्शन में पाकिस्तान को लगाएंगे। चलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न संख्या 21 है आपका,
कंप्यूटर भाषा में दोस्तों www का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बता दें आपको कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो यह प्रश्न आपको पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो है जनक किसे माना जाता है। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक जो है दोस्तों टी बर्नस ली को माना जाता है। किसको दोस्तों? टी बर्नस ली। सबसे पहले आपने क्या जाना कि www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके जनक टी बर्नस ली को कहा जाता है। टी दोस्तों बर्नस और ली, टी बर्नस ली एक ही व्यक्ति के नाम है, आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 22 में आपका है एक किलोबाइट अर्थात केबी में कितने बाइट होती है? कितने बाइट होती है? ये काफ़ी फेमस प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको सभी जगह देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। यदि आप एक फ़ोन यूजर हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ काफ़ी फेमस प्रश्न भी है। इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1024 बाइट। 1024 बाइट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद कर लेंगे दोस्तों। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती है, आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 23 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। दोस्तों आप समय को याद रखेंगे कि 1929 दोस्तों समय का जो काल था दोस्तों उस समय 1929 था। और ये जो हुआ था दोस्तों आपको बता दें कि लाहौर में हुआ था। लाहौर समझौता बोल सकते हैं इसको दोस्तों, लाहौर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता जो की थी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, हमारे देश के दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी दोस्तों। देखेंगे आप कि यह बहुत ही खास है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो भारत के प्रथम क्या थे दोस्तों? प्रधानमंत्री थे। और सबसे अधिक समय तक आपको यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत के इतिहास में दोस्तों सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो दोस्तों उसका भी आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सबसे अधिक लंबे समय तक दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथीगण, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों में दोस्तों कोई भी एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी में लगे हैं तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों उसकी तैयारी को मत दीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 24 है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था कौन था दोस्तों? दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह और उनके दो साथियों को दोस्तों, उनके दो साथियों सुखदेव दोस्तों और राजगुरु को तीनों को दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों फांसी दी गई थी। तीनों थे जिन्हें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोस्तों भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न में। आप अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कहा जा रहा है आपको मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इजी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। 1940 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब कमेंट जरूर करें। क्या दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप कमेंट जरूर करेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल कहलाती है। और दोस्तों सभी मौसमी दुर्घटनाएं जैसे आंधी तूफान दोस्तों, हवा आ जाता है ज़्यादा और किसी भी प्रकार की घटना घटती है मौसम से संबंधित तो आपके क्षोभ मंडल से होती है। दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि सभी प्रकार की मौसमी दुर्घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षोभ मंडल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 27 है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में दोस्तों मिनट का समय लगता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न संख्या 28 है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जिप्सम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 29 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियों को दोस्तों सांस लेने का जो माध्यम होता है गलफड़ा होता है।
क्या होता है दोस्तों, गल्फरों से सांस लेती है। मछलियाँ किससे सांस लेती है दोस्तों, गल्फरों से लेती है। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न संख्या 30 है आपका, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो पदार्थ कौन कौन से, तो आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दोस्तों सबसे पहले हरित लवक, क्या दोस्तों, हरित लवक दोस्तों पेड़ पौधे के पत्तियों में पाई जाती है। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश दोस्तों, क्या चीज़ दोस्तों, सूर्य का प्रकाश, और जल दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपको जल चाहिए, और एक चीज़ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। दोस्तों इन चारों चीज़ों की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों जल चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा, हरित लवक जो पेड़ पौधे के दोस्तों पत्तियों में पाई जाती है, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। तब जाके दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी और सभी हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर है आपका प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में कहा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय दोस्तों वो बम्बई में है। मुंबई अभी कह सकते हैं इसको, पुराना नाम बम्बई है दोस्तों। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1 अप्रैल कब हुई दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 अप्रैल 1935 के दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने जाना दोस्तों सबसे पहले रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों बम्बई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, 1949 को हुआ। आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि बम्बई को या मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी, कैसी राजधानी दोस्तों, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों आपने जाना कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि भारत की दोस्तों राजधानी कहाँ है। आपका कमेंट का दोस्तों, आप जितने जल्दी कमेंट दोस्तों आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देने का प्रयास करेंगे। आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 32 देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 32 में आपका पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो आपको बता दें पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की 100% गारंटी है दोस्तों, तो उसमें आपका शास्त्रीय नृत्य, क्या दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, आप याद कर लीजिए टॉपिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के आप प्रैक्टिस देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे दोस्तों, लोक नृत्य से 1 या 2 प्रश्न दोस्तों और शास्त्रीय नृत्य से 1 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है दोस्तों। एसएससी का खरीदा हुआ प्रश्न है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर वर्ष, हर टाइमिंग में, हर शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा दोस्तों। हमें जो प्रीवियस ईयर के नॉलेज है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखने के बाद आपके सामने जो अनुभव व्यक्त करते हैं दोस्तों, उसमें पाया गया है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से हर वर्ष, हर शिफ्ट में दोस्तों आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो लोक नृत्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसे देख लीजिएगा, और शास्त्रीय नृत्य से भी प्रश्न बनते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके इस चैनल पे दोस्तों वीडियो उपलब्ध करवाई गई है। आप चैनल के वीडियो वाले सेशन में जाइए और वहाँ आप देख सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य कौन से है। इसके लिए शॉर्ट वीडियो में दोस्तों ट्रिक का भी प्रयोग किया गया है। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो में जाके ट्रिक जरूर देख लीजिए और वीडियो के सेशन में विस्तार रूप से जरूर देख लीजिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह टॉपिक जो है एसएससी का खरीदा हुआ टॉपिक है दोस्तों, इससे प्रश्न बनने ही है। हर शिफ्ट के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। कैसा त्योहार है दोस्तों, शास्त्रीय त्योहार है। ठीक है दोस्तों,
पोगल तमिलनाडु आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 33 देख सकते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि आपको बताया गया ऊपर कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से प्रश्न पूछे ही जाना है आपके एसएससी के एग्जाम में। तो देख लीजिए, आपको प्रश्न पूछा गया है गिद्ध और भागरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? पंजाब। गिद्ध और भागरा दोस्तों आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। किस राज्य के दोस्तों? पंजाब राज्य के। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्टार देने लायक प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों को छोड़िएगा ही नहीं। आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी कीमत पे याद करना ही है दोस्तों। बार बार पढ़िए और लगातार पढ़िए दोस्तों, आपका सिलेक्शन होना तय है। और जीके के बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाता है दोस्तों। और रोज़ आपके यूट्यूब में क्लास ली जाती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत में सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको बता दें, भारत में सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। भारत के सशक्त बलों का सर्वोच्च सेनापति जो होता है दोस्तों आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका भी जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे आपका प्रश्न सही हो, चाहे आपका उत्तर सही हो दोस्तों या फिर गलत हो, आप कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 में देख सकते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 36 है आपका। प्रश्न संख्या 36 है आपका दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ आपको बताया दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे दोस्तों? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति, जो कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। बिहार के जीरादेई गांव से रहते थे दोस्तों। बिहार में एक सिवान जिला है दोस्तों, वहाँ के जीरादेई गांव से। तो दोस्तों क्वेश्चन इनसे संबंधित कुछ भी नहीं छूटेगा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे तो दोस्तों? बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रश्न को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज का अंतिम नंबर प्रश्न है। अंतिम नंबर प्रश्न देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे अगली वीडियो के लिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए जरूर कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे। और दोस्तों अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने घर के परिवार के सदस्यों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इससे जानकारी ले सके। जो भी दोस्तों आपके एसएससी, एमटीएस या हवलदार की तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। इसके लिए दोस्तों आभार व्यक्त करते हुए आज का अंतिम नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। आपका प्रश्न संख्या 37 कहा जा रहा है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर भारत के दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान 2024 में वर्तमान में दोस्तों 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यदि यह पूछा जाए दोस्तों, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और अगले 5 वर्षों के लिए रहने वाले हैं दोस्तों, तो आपको बता दें ओम बिरला जी। वर्तमान में दोस्तों 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को चुना गया है दोस्तों। ओम बिरला जी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।